आज के चुनावी युद्ध की सबसे बड़ी खबर 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश पर आज एक बहुत बड़ा अपडेट है। यह खबर यूपी के दो लड़कों की है। ध्यान से देखिए, आज कांग्रेस से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना पर्चा भर दिया। इस सीट से वो साल 2000 में पहली बार सांसद चुनकर आए थे। इनके चुनाव लड़ने की खबर भी हमने सबसे पहले ब्रेक की थी, लेकिन विपक्षी खेमे में इस राज्य की दो सीटों पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है, अमेठी और रायबरेली। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत की एक्सक्लूसिव जानकारी है कि अमेठी से राहुल गांधी का लड़ना लगभग तय है, जबकि रायबरेली से प्रियंका गांधी ताल ठोक सकती हैं। इस खबर को बताने से पहले चलते हैं कन्नौज, और वहां पर बात इत्र की खुशबू से ज्यादा अब चुनावी खुशबू की करेंगे, जो इनके आने के बाद और ज्यादा महकने लग गई है। अखिलेश यादव इस सीट पर चौथी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहां से वो 3 बार सांसद रह चुके हैं। उनके अलावा बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने भी आज ही इसी सीट से नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि कन्नौज से नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन था। फिर बयानों के तीर भी खूब चले। अखिलेश के उतरने से कन्नौज हॉट सीट बन चुकी है। यहां चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। लखनऊ से सुबह नामांकन के लिए जब अखिलेश निकले तो उन्होंने कन्नौज से पहली बार अपने नामांकन दाखिल करने की फोटो शेयर की। इसमें उनके साथ अमर सिंह और रामगोपाल यादव समेत कई नेता नजर आए। आज के नॉमिनेशन में भले ही उनके साथ इनमें शामिल कुछ पुराने नेता नहीं थे, लेकिन अपनी जीत को लेकर वो पूरी तरह आश्वस्त हैं। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि कन्नौज की जनता इस बार रिकॉर्ड बनाने जा रही है, रिकॉर्ड बनाने। सुब्रत पाठक जी वहाँ से हैं, ऑलरेडी सांसद हैं, और उनको ऐसा कहा गया था कि जब वो चुनाव लड़ने गए थे कि कोई उनको हरा देगा तो उनको बड़ा जो है दिक्कत हो जाएगी, पर फिर भी उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया और उन्होंने काम किया है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इतना आसान हो जाएगा वहाँ पे। इट विल नॉट बी अ केक वॉक। अखिलेश यादव ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में कन्नौज से चुनाव लड़ने की वजह भी बताई। कन्नौज के हमारे संगठन के लोग, कार्यकर्ता और आम जनता चाहती थी। कई साथी मिले, कई लोगों ने संपर्क किया, और उसके बाद मैंने फैसला लिया कि जिस सेज से मैं सबसे पहले चुना गया था, इसलिए जनता ने कहा कि आपको दोबारा यहाँ आकर के हम चुनेंगे, आप आइए चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। अखिलेश यादव की टक्कर यहाँ के मौजूदा बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक से है। सुब्रत पाठक ने अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव का नाम लेकर उन पर तंज किया। तेज प्रताप को हटाकर आखिरी वक्त में अखिलेश यहां से मैदान में उतरे हैं। तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा, और जीतना भारत को ही है। न वो बॉल फेंक पाएंगे, न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। बीजेपी का दावा है कि अखिलेश भले ही मैदान में उतर गए हों, लेकिन राज्य में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला है। कहीं से भी समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने वाला नहीं है। 0 सीटें आने वाली है। कन्नौज, मैनपुरी से सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। कहीं ना कहीं घबराहट है भाजपा में, और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कन्नौज लड़ने से और एक घबराहट में इजाफा होगा। वहीं परिवारवाद के बहाने कन्नौज का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में किया। क्या यूपी में सपा को अपने परिवार के बाहर का एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके? यहां बदायूं हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, आजमगढ़ हो, फिरोजाबाद हो, सब जगह एक ही परिवार के सदस्यों को टिकट मिला है। 1998 से 2019 तक इस सीट पर पार्टी का कब्जा रहा है। समाजवादी पार्टी की इस जीत में यहां का जातीय गणित अहम है। कन्नौज में करीब 16% मुस्लिम, करीब इतने ही यादव हैं। इसके अलावा 15% ब्राह्मण, करीब 10% राजपूत और 39% अन्य जाति वर्ग के मतदाता हैं, जिसमें बड़ा हिस्सा दलित वोटर्स का है। यानी कन्नौज में मुस्लिम और यादव समीकरण मजबूत है, जो जीत में बड़ी भूमिका निभाता है। कन्नौज लोकसभा सीट की तस्वीर साफ हो चुकी है। अब सबकी निगाहें अमेठी, रायबरेली और गांधी परिवार पर टिकी। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने कांग्रेस सूत्रों से बताया है कि 26 अप्रैल के बाद कभी भी इन सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है। 26 अप्रैल को केरल की वायनाड सीट पर चुनाव है, जहां से राहुल गांधी मैदान में। इसीलिए माना जा रहा है कि वहां वोटिंग खत्म होने के बाद ही राहुल और प्रियंका को लेकर कोई घोषणा होगी।
यूपी में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। कहा जा रहा है कि वहां से भी इन सीटों को लेकर कांग्रेस पर दबाव है, क्योंकि ये सीटें अगर गांधी परिवार से कोई नहीं लड़ेगा तो यूपी में संदेश अच्छा नहीं जाएगा। वैसे आज कन्नौज में जब हमने अखिलेश यादव से इसे लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा, वो देखते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर वो दोनों भाई बहन भी लड़ते हैं तो इस गठबंधन की लड़ाई मजबूत होगी? मैं किसी दल के नेता के बारे में या वो क्या फैसला ले रहा है मैं नहीं तय कर सकता हूँ। हाँ, राजनीति में और चुनाव में ये समय ऐसा है, जनता चाहती है बीजेपी हारे, और बीजेपी को हराने के लिए मजबूत से मजबूत प्रत्याशी ज़मीन पर होना चाहिए। इस बारे में उन दोनों से आपकी कोई बातचीत भी हुई? हम अलायंस में हैं, अगर कोई राय सुझाव देना पड़ेगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से दे दूंगा सुझाव। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक गांधी परिवार ने अमेठी रायबरेली से फीडबैक लिया। इसके लिए पहले से काम चल रहा था। इस रिपोर्ट पर परिवार अंतिम चर्चा में जुट गया है। अमेठी रायबरेली पर अपने खास नुमाइंदों से बातचीत के बाद ही गांधी परिवार कोई फैसला लेगा। दोनों भाई बहन लड़ेंगे या फिर में इनमें से कोई एक मैदान में होगा, यह अभी तक नहीं है। लेकिन अगर ग्राउंड पर देखें तो अमेठी में कांग्रेस का संगठन एक्टिव मोड में है। वहां गौरीगंज में राहुल गांधी के ठहरने के लिए गेस्ट हाउस तैयार हो रहा है। यह गेस्ट हाउस कांग्रेस ऑफिस के ठीक सामने। राहुल चुनाव के दौरान यहां पहले भी रुकते रहे। राहुल गांधी ने 28 और 29 अप्रैल को अमेठी के कुछ नेताओं को दिल्ली बुलाया। रायबरेली के मुकाबले अमेठी में चुनाव के लिहाज से तैयारी कहीं ज्यादा मजबूत है। इन सीटों को लेकर कांग्रेस का प्लान क्या है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सिर्फ टीवी9 पर। रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस ने चुनाव की तैयारी काफी पहले से शुरू कर दी थी। पिछले 4 महीने से कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं, जो बूथ और ब्लॉक स्तर पर हर हफ्ते बैठक कर फीडबैक रिपोर्ट दिल्ली भेज रहे हैं। गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा कई महीनों से जमीन पर चल रही तैयारी को 24/7 मॉनिटर कर रहे हैं। कांग्रेस ने दोनों संसदीय क्षेत्र में बूथ लेवल एजेंट को काम पर लगा दिया है और पार्टी के मैनिफेस्टो को रायबरेली और अमेठी के घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा रणनीतिकार सुनील कोनुगोलू से करीब हफ्ते भर पहले गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली और अमेठी में सर्वे भी करवाया था। कांग्रेस के आंतरिक सर्वे के मुताबिक दोनों ही सीटों पर गांधी परिवार के सदस्यों के लड़ने की जनता और कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, और गांधी परिवार के सदस्य लड़ते हैं तो ऐतिहासिक जीत पक्की है। ऐसे में अब अंतिम फैसला गांधी परिवार को लेना है। अमेठी में पार्टी और परिवार दोनों का फोकस स्थानीय मुद्दों पर स्मृति ईरानी को घेरने का है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी स्मृति ईरानी को पिछले चुनाव में उनके किए गए वायदों को लेकर जनता के बीच उन्हें एक्सपोज करेगी। 26 तारीख को राहुल गांधी आएंगे, ऐसा डर स्मृति ईरानी जी दिखा रही थी, लेकिन राहुल गांधी जी हम सबको यकीन है आएंगे, किसी शुभ मुहूर्त पर आएंगे, समय पर आएंगे, और अमेठी में इस बार वो चुनाव जीतकर यहाँ से एमपी बनकर भारत के प्रधानमंत्री बनकर ये रिकॉर्ड बनाएंगे कि अमेठी में सबसे ज्यादा वोट से राहुल गांधी जी 2024 का चुनाव जीतेंगे। इस चुनाव में राहुल गांधी बोल रहे हैं खटाखट फटाफट टकाटक गरीबी हटा दे। हम कहे लल्ला 15 साल तो तुम अमेठी में रहे सांसद, तब कहे अमेठी में खटाखट फटाफट टकाटक गरीबी नहीं हटाए हो। हमारे संवाददाता पंकज झा इसी महीने अमेठी गए थे। वहां जगह जगह राहुल के पोस्टर और बैनर लगे नजर आए। एक पोस्टर पर राहुल बिन अमेठी सून का नारा लिखा दिखाई दिया। हमने वहां के कुछ लोगों से जब राहुल के चुनाव लड़ने पर सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये अमेठी के लोग हम सब मान कर चल रहे हैं, राहुल गांधी जी लड़ेंगे, ऐसी हमारी तैयारी है। हम लोग राहुल गांधी जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो आएंगे और इस बार विनर होंगे। वो पिछली बार तो आप लोग हरा दिए थे। पिछली बार हम नहीं हराए तो शायद प्रशासनिक गलती से हार गए थे। की मांग तो है कि राहुल आवे तो ज़्यादा बेटर रहेगा हम लोगों के लिए। 2 महीने पहले अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल अमेठी भी पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने कांग्रेस से कहा है कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से कोई चुनाव नहीं लड़ता है तो फिर बहुत गलत मैसेज जाएगा। अब वैसे भी यूपी में कांग्रेस सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में एक गलत फैसला पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को तय करना है कि उनका रास्ता कांग्रेस को बचाने का है या फिर पार्टी को भाग्य भरोसे छोड़ देने का। पंकज झा, टीवी9 भारतवर्ष। यूपी की चुनावी जंग के बाद खबर उस सियासी लड़ाई की जिसमें शैतान और मां संतोषी की एंट्री हो चुकी है। चुनावी रण जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जुबानी जंग वाली डिक्शनरी में नए नए शब्दबाण शामिल हो चुके हैं। चुनावी समर में, सियासी डायलॉग में अब शैतान और संतोषी मां ने अपनी जगह बनाई है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 26 अप्रैल को जुमे के दिन
शैतान की कामयाबी नहीं होगी। ओवैसी का इशारा कल होने वाले दूसरे चरण की वोटिंग से। आपको बता दें कि कल दूसरे चरण में 12 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग होनी है। ओवैसी ने शैतान का जिक्र किया तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संतोषी मां वाला जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि संतोषी मां शैतानों का नाश करेंगी। दोनों नेताओं के बीच शैतान और मां संतोषी वाला किस तरीके से ये वार पलटवार और चुनावी संवाद हुआ, खुद देखें। मगर याद रखिए 26 तारीख को आपको एक तारीख बनाना है और 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। अरे भाई ओवैसी, जुम्मे के दिन शैतान, हम संतोषी माता सारे शैतान को डब्बा में बंद कर लेंगे, चिंता मत करें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शैतानों का नाश करने वाली जिन संतोषी मां का जिक्र किया, क्या आप उनके बारे में जानते हैं? संतोषी मां को याद करते हुए सबसे पहले आपके जहन में उनकी वो तस्वीर आती है जो 70 के दशक में आई फिल्म जय संतोषी मां में दिखाई दी गई। इस फिल्म के जरिए मां संतोषी देश के हर सनातनी परिवार का हिस्सा बन गई। इस फिल्म का एक गाना था, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। ये गाना इतना मशहूर हुआ कि आगे चलकर इस गाने को मंदिरों में संतोषी माता की आरती के रूप में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। कहा जाता है कि उस जमाने में जो लोग फिल्म देखने जाते थे वो श्रद्धा भाव में अपने जूते चप्पल सिनेमा घरों के बाहर ही उतार देते थे, अंदर फिल्म पर्दे की तरफ फूल उचारते थे। फिल्म के अलावा मां संतोषी को लेकर कुछ प्रचलित मान्यताएं भी हैं। उनके मुताबिक माता संतोषी भगवान गणेश की पुत्री हैं। भगवान गणेश ने अपनी विशेष शक्तियों से दिव्य ज्योति उत्पन्न की। इस ज्योति ने कन्या का रूप धारण कर लिया। इसके बाद गणेश जी की पुत्री का जन्म हुआ जिसे संतोषी नाम दिया गया। माता संतोषी का अधिक विवरण पुराणों में नहीं मिलता। सनातन धर्म में शुक्रवार को संतोषी मां का दिन माना जाता है। इस दिन कुछ लोग व्रत करते हैं और कई नियमों का पालन करते हैं। बिहार में शैतान और संतोषी मां पर सियासी लड़ाई छिड़ी तो ओडिशा में लुंगी बनाम धोती पर नई बहस छिड़ गई। ये बहस उस वक्त शुरू हुई जब ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में नवीन पटनायक लाल लुंगी और सफेद टी शर्ट पहने दिख रहे हैं। वीडियो संदेश के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों के लिए अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह शंख पर मतदान की अपील कर रहे हैं। वीडियो को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री पटनायक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ओडिशा की संस्कृति को धोती से जोड़ा और सीएम के लुंगी पहनने पर सवाल उठा दिया। एथरो जोड़ी शंख एमएलए पाई एमपी पाई आपण माने आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद। सीएम नवीन पटनायक का वीडियो सामने आते ही ओडिशा की राजनीति में धोती और लुंगी वाली सियासी जंग ट्रेंड करने लगी। बीजेपी ने धोती को ओडिशा की संस्कृति से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री पर हमला किया तो बीजेडी ने लुंगी की खासियत बताते हुए इसे संबलपुर के बुनकरों से जोड़ दिया। सीएम का वीडियो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मतदान की अपील के लिए था, लेकिन वीडियो ने राजनीति का नया रंग ले लिया। संबलपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पटनायक के पहनावे को मुद्दा बना दिया। लुंगी पिंधिकी प्रचार आरंभ करू सचेतन तो या हमर कोन संस्कृति की परंपरा धोती पिंधितिले भला ही था। इसके बाद बीजेडी के दो प्रवक्ताओं ने लुंगी पहनकर मीडिया को संबोधित किया। फिलहाल बीजेडी और बीजेपी के बीच धोती और लुंगी पर शुरू हुई जुबानी जंग ने राज्य का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। जैसे जैसे चुनावी जंग आगे बढ़ रही है वैसे वैसे उसमें नई नई जुबानी शब्दावली शामिल हो रही है। हमने आज दिन भर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चले जुबानी शब्द बाणों की एक रील तैयार की है। 120 सेकंड में वार पलटवार की रिपोर्ट देखें। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा।
भारत माता की कांग्रेस के शहजादे अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भाई ये भाषा अच्छी नहीं है। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। खबर आ रहा कि वो बहुत सारा बैग उठा के लाए, जहाँ चुनाव रहा वहाँ बांटे, चेक करवा ले। आरोप सत्य है, झूठ नहीं बोल रहे।